वेलकम बैक एवरीवन। टेस्ट नंबर ये 104 है। प्रैक्टिस करेंगे हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। आर ओ के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महिला T20 अंडर 19 एशिया कप 2024 किसने जीता? ये जीता है भारत ने। ये है इसका आंसर। भारत ने महिला T20 अंडर 19 एशिया कप जो है कुआलालंपुर में फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता। भारत ने 117 रन बनाए, जिसमें जी त्रिषा ने 52 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजों में आयुषी शुक्ला ने, सोनम यादव ने और परुणिका सिसोदिया के नेतृत्व में बांग्लादेश की बल्लेबाजी को केवल 76 रनों पर ही रोक दिया। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए अंडर 19 स्तर पर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के किस क्षेत्र में कठोर सर्दी के 40 दिन के समय को स्थानीय नाम चिल्लई कलाम दिया गया है? चिल्लई कलां ये कश्मीर में बोलते हैं, जो कठोर सर्दी पड़ती है ना दिसंबर में। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, कश्मीर में कठोर सर्दी, सबसे कठोर सर्दी का समय चिल्लई कलां के नाम से जाना जाता है, जो 21 दिसंबर 2024 से शुरू होता है। ठीक है, मतलब इस बार हुआ था जो सर्दियां गई। चिल्लई कलाम 40 दिन चलता है, 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक। यह कश्मीर की सर्दियों का सबसे ठंडा समय होता है। इस दौरान जो तापमान है वो शून्य से नीचे चला जाता है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। लोग पारंपरिक कश्मीरी पोशाक, फेरन और एक हीटिंग पॉट कांगड़ी का उपयोग करते हैं। इस समय नल के पानी की पाइपें जम जाती हैं और डल झील भी जम जाती है। हाल ही में पुणे में स्थापित भारत के पहले मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है? भारत का पहला मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोट कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में स्थापित किया गया है। उसका नाम है SSI मंत्रा। ये है इसका आंसर। SSI मंत्रा सर्जिकल रोबोट है, जिसे हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा स्वीकृति मिली है। भारत का पहला स्वदेशी रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है ये। यह पुणे के नोबल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया है और इसमें 5 रोबोटिक आर्म्स और उन्नत इमेजिंग तकनीक शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? किसने जारी की है? इंडस्ट्री 4.0 अपनाने और भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप शीर्षक वाली रिपोर्ट ये जारी की है भारतीय उद्योग परिसंघ ने। डी है इसका आंसर। भारतीय उद्योग परिसंघ ने इंडस्ट्री 4.0 अपनाने भारतीय विनिर्माण के लिए रणनीतिक रोड मैप रिपोर्ट जारी की है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? फंड ऑफ फंड्स योजना का संचालन किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए ये किया जाता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा, यानी सिडबी के द्वारा। स्टार्टअप इंडिया मिशन की सफलता का श्रेय स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स जैसे वित्त पोषण तंत्र को जाता है। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और घरेलू पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है। फंड ऑफ फंड्स सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं करता, बल्कि सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों को वित्त पोषित करता है, जो इक्विटी और इक्विटी लिंक्ड संसाधनों के माध्यम से स्टार्टअप में निवेश करते हैं। इस योजना का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी द्वारा किया जाता है। पीएम यशस्वी योजना के मुख्य लाभार्थी कौन है या मुख्य लक्ष्य कौन है? किनके लिए है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना? ओबीसी, ईबीसी
और DNT छात्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। पीएम यशस्वी योजना, यह एक व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ईबीसी और घुमंतु विमुक्त जनजाति यानी डीएनटी के विद्यार्थियों को उनके प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके उनका उत्थान करना है। लेजिम किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? लेजिम लेजिम पारंपरिक लोक नृत्य है महाराष्ट्र का। ठीक है, चर्चा में क्यों? छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित फिल्म में लेजिम नृत्य का एक दृश्य महाराष्ट्र में विवाद का कारण बना। लेजिम महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नृत्य है जिसे झंकार वाले झांझ लगे लकड़ी के डंडे के साथ किया जाता है। यह एक नृत्य और कठोर शारीरिक अभ्यास दोनों है, जिसे आमतौर पर 2, 4 या गोलाकार संरचनाओं में किया जाता है। इस नृत्य में ढोलक या ढोलकी का उपयोग किया जाता है, जबकि कोई बाध या तार बाध नहीं होता। लेजिम का पारंपरिक रूप से सभी लोक नृत्यों में उपयोग होता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से गणेश उत्सव में देखा जाता है। तो लेजिम महाराष्ट्र का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एशिया का पहला है ये हाइपर रियलिस्टिक जीवन आकार का एनीमेट्रोनिक हाथी, ठीक है, जिसका नाम है एली। ये देखिए पूरा रियली दिख रहा है। कहाँ पर इसका अनावरण किया गया? इसका अनावरण किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, ए है इसका आंसर। एशिया का पहला हाइपर रियलिस्टिक जीवन आकार का एनिमोट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण 11 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के सेंट जोसेफ स्कूल में किया गया। इस पहल का उद्देश्य है बच्चों को पशु कल्याण और कैद में हाथियों की पीड़ा के बारे में शिक्षित करना। ओंगोल मवेशी किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? ओंगोल मवेशी जो हैं किस भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं? वो है आंध्र प्रदेश के मूल निवासी। ये है इसका आंसर। आंध्र प्रदेश नस्ल के मवेशी जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मूल निवासी हैं, भारत में उपेक्षित हैं लेकिन विदेशों में बहुत मूल्यवान है। ठीक है, अभी ब्राज़ील में एक ओंगोल गाय जिसका नाम है वाइटीना 19, वो लगभग 41 करोड़ रुपए में बिककर उसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिससे यह अब तक की सबसे महंगी गाय बन गई है और यही है वाइटीना 19। ठीक है, ये 41 करोड़ में बिकी है ब्राज़ील में। और भारत में इस तरह के मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। इसने जापान की वाग्यू और भारत की ब्राह्मण नस्लों को मूल्य में पीछे छोड़ दिया है। ये अपनी ताकत, रोग प्रतिरोधक क्षमता और गर्मी सहनशीलता के लिए जाने जाते हैं, ये ओंगोल मवेशी। तो 41 करोड़ में बिकने वाली वाइटीना 19 का नाम भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में देखी गई सूडान वायरस बीमारी किस प्रकार की बीमारी है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल हेमोजेरिक्स फीवर, फंगल संक्रमण या ऑटो इम्यून विकार? क्योंकि वायरल बीमारी है तो बैक्टीरियल संक्रमण होगा नहीं, फंगल भी नहीं होगा, ऑटो इम्यून भी नहीं, वायरल हेमोरेजिक फीवर भी है इसका आंसर। युगांडा और WHO ने सूडान वायरस बीमारी के प्रकोप की पुष्टि की है। यह एक वायरल हेमोजेरिक फीवर है जो इबोला से संबंधित है और सूडान वायरस के कारण होता है। इसे पहली बार 1976 में सूडान में पहचाना गया था और यह क्षेत्र में पशु वाहकों में मौजूद है। इसकी मृत्यु दर उच्च है और यह शारीरिक तरल पदार्थों या दूषित सतहों के सीधे संपर्क से फैलता है। लक्षणों की शुरुआत में बुखार, थकान, गले में खराश होती है। इसके बाद उल्टी, दस्त, दाने और रक्तस्राव होते हैं। कई अनुमोदित उपचार या टीके नहीं हैं। ठीक है, कोई अनुमोदित उपचार या टीका नहीं है, लेकिन प्रारंभिक सहायता देखभाल से जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? भारत ने संभाली है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, भारत ने मालदीव के माले में 13वीं शासी परिषद की बैठक में बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली। तो किसने संभाली? भारत ने। कहाँ? मालदीव के माले में। और किस देश से? बांग्लादेश से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष के गोल्डीलॉक्स जोन का सबसे महत्वपूर्ण गुण है? गोल्डीलॉक्स जोन अंतरिक्ष का एक ऐसा क्षेत्र है जो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा, और जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पाई जाती हैं। सी है इसका आंसर। गोल्डीलॉक्स जोन वह क्षेत्र है जो ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा, और जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां पाई जाती हैं, इसलिए इसे रहने योग्य क्षेत्र माना जाता है। नासा का यूरोपा क्लिपर मिशन का उद्देश्य किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा की रहने योग्य स्थिति की जांच करना है? बृहस्पति, जुपिटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। यूरोपा बृहस्पति ग्रह का एक बर्फीला चंद्रमा है, यानी उपग्रह है। इसे लंबे समय से अन्वेषण के लिए प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इसकी बर्फीली सतह के नीचे खारे पानी का महासागर मौजूद है। यूरोपा क्लिपर का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यूरोपा रहने योग्य है या नहीं। स्टेडी स्टेट सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्टेडी स्टेट सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। सी है इसका आंसर। स्टेडी स्टेट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत का एक विकल्प है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप नहीं बदलता। 15वां प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने कंब रामायण पाठ को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में पहल शुरू की है? दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में। संस्कृति मंत्रालय ने तमिलनाडु में कंब रामायण पाठ के संरक्षण के लिए पहल शुरू की है। कंब रामायण 12वीं शताब्दी ईस्वी में कंबर द्वारा रचित एक तमिल महाकाव्य है जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। यह अपनी काव्यात्मक उत्कृष्टता और आध्यात्मिक व्याख्याओं के लिए प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है ताकि प्रसन्नता और कल्याण को सार्वभौमिक लक्ष्य के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्थापित किया था। ठीक है, ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रगति केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि मानव कल्याण पर भी केंद्रित होनी चाहिए। 2025 की थीम भी याद रखिएगा, देखभाल और साझेदारी, जो मजबूत समुदाय बनाने और समग्र कल्याण सुधारने पर केंद्रित है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह है मृदुलिका, 2025 का इन्हीं को मिला है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। ए है इसका आंसर। 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुए 19वें रामनाथ गोयनका पुरस्कार समारोह में 20 श्रेणियों में 27 पुरस्कारों को सम्मानित किया गया। यह जो पुरस्कार है 2005 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप ने शुरू किया था, और यह प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट पत्रकारों को राजनीतिक और आर्थिक दबावों के बावजूद उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। इस समारोह की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थीं, जिन्होंने पुरस्कार प्रदान किए। विजेताओं में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 1 लाख की नगद राशि दी गई विजेताओं को। और आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो डंकी रूट है, उस पर रिपोर्टिंग करने के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मृदुलिका झा को। रिद्धिमान शाह, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं? वो क्रिकेट से संबंधित हैं। ये है इसका आंसर।
देखिए, भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने बंगाल के लिए अपना अंतिम रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। क्लब एस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? क्लब एस मिसाइल प्रणाली है रूस की। सी है इसका आंसर। भारत ने अपनी पनडुब्बी बेड़े के लिए क्लब एस मिसाइल प्रणाली हासिल करने हेतु रूस के साथ एक समझौता किया है। इसलिए न्यूज़ में है क्लब एस मिसाइल किसकी है? ये रूस की है। इसे रूस की रक्षा कंपनी एनपीओ नोवेटर द्वारा विकसित किया गया है। क्लब मिसाइल जिसे कलिबर के नाम से जाना जाता है 1994 में सेवा में आई थी। कितनी पुरानी है? रूस में। और क्लब एस मिसाइल में 400 किलोग्राम का वारहेड है और 300 किलोग्राम तक के लक्ष्यों पर प्रहार कर सकती है, जिसमें सतह के जहाज, पनडुब्बी और भूमि लक्ष्य शामिल हैं। तो क्लब एस मिसाइल रूस की, और जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो भी रूस का ही है। आकाश मिसाइल सिस्टम वो भारत का है। ठीक है। इसरो और BEL का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का पूरी तरह से। और S-400 भारत और रूस की साझेदारी में। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? बृहस्पति का उपग्रह आयो है, यूरोपा है, ऊपर था भी यूरोपा क्लिपर मिशन, और कैलिस्टो है। टाइटन नहीं है। टाइटन है शनि का, सैटर्न। तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसकी घनी वायुमंडलीय परत है। टाइटन शनि से छठा सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण रूप से गोल उपग्रह है। इसे अक्सर ग्रह जैसा चंद्रमा कहा जाता है। यह पृथ्वी के चंद्रमा से 50% बड़ा और 80% अधिक भारी है। तो करंट अफेयर्स के लिए 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो पेड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके।